हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से लगातार मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सबके लिए एक बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन किया हुआ क्रैश कोर्स चलाया गया है। उसी क्रैश कोर्स की क्लास के अंदर हमने फंडामेंटल कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम अभी पढ़ रहे हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की लास्ट डिसऑर्डर है जिसको जो था हमारा क्या था? ट्यूबरक्लोसिस। जो कि लास्ट क्लास में भी हमने ट्यूबरक्लोसिस पढ़ा था, तो एक बार देख लेते हैं लास्ट क्लास के अंदर अपने क्या क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास की अगर स्टूडेंट हम बात करें तो लास्ट क्लास में उन्होंने पढ़ा था ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। पढ़ लिया था कि ट्यूबरक्लोसिस है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा कॉज किया जाता है। साथ के साथ जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी कैसी होती है, मतलब जो ये नॉन मोटाइल है, नॉन स्पोरोलेटिंग है, ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया है, वो सारी चीजें हमने उसके बारे में देख ली है। साथ के साथ हमने ये देखा कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो मोस्टली पल्मोनरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, पल्मोनरी सिस्टम लंग्स को अफेक्ट करता है, बिकॉज क्योंकि वहां पे हायर कंसंट्रेशन और लंग्स में भी कहा अपर लोब ऑफ द लंग्स। लेकिन लंग्स के अलावा मतलब पल्मोनरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलावा भी वो किसको अफेक्ट कर सकता है? ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है, इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर सकता है, पेरिटोनियम को अफेक्ट कर सकता है, किडनी है, जॉइंट है, लीवर है, इन सबको भी अफेक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि टीबी सिर्फ लंग्स में ही होती है, बाकी और जगह पर भी टीबी हो सकती है। ठीक है, तो उसके बाद हमने देखा कि लोग क्या करते हैं, टीबी जो टीबी के पेशेंट होते हैं वो मोस्टली क्या, जो लो एजुकेटेड या जो कम एजुकेटेड लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, टीबी का ट्रीटमेंट तो शुरू करते हैं। लेकिन टीबी का ट्रीटमेंट को जैसे ही उनके साइन एंड सिम्टम्स सबसाइड हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या हो जाता है उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, उसके बाद जो इंडिविजुअल वो अपना ट्रीटमेंट बीच में छोड़ देते हैं। और ट्रीटमेंट बीच में छोड़ने की वजह से जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो क्या कर लेता है, जो पर्टिकुलर ड्रग्स आपको उस समय दी गई थी उन ड्रग्स के अगेंस्ट वो क्या डेवलप कर लेता है? रेसिस्टेंस। अब जैसे ही उसने ट्रीटमेंट छोड़ा, दोबारा थोड़े दिनों बाद उसको वापस टीबी के सिम्टम तो वो एग्रीवेट हो जाएंगे। लेकिन अब जो पहले आपने जो मेडिकेशन दी थी वो मेडिकेशन तो किसी काम की नहीं रहेंगी, बिकॉज क्योंकि वो जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो अब जो जितनी भी आपने ड्रग्स दी हैं उन सारी ड्रग्स के अगेंस्ट क्या हो चुका है? रेसिस्टेंस हो चुका है। सारी ड्रग्स के अगेंस्ट क्या हो चुका है? वो रेसिस्टेंस हो। अब आपको नई ट्रीटमेंट या नई रेजिमेंट्स आपको ट्राई करनी पड़ेंगी, जिनकी वजह से आप जिनसे क्या करना पड़ेगा? आपको टीबी को क्योर करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमने देखा था रिस्क फैक्टर्स की, कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स है जिनके अंदर जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन को प्रमोट करती है। तो वो हमने सब देख लिए थे। अगर आप किसी को आपको किसी भी पॉइंट में इस क्लास से या इससे पिछली क्लास के किसी भी पॉइंट में अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा था कि अगर कोई इंडिविजुअल जिसने बीसीजी का वैक्सीनेशन लिया, अगर कोई इंडिविजुअल जिसने बीसीजी का वैक्सीनेशन लिया है, वैक्सीनेशन बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन लिया है तो उसका ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट में वो पॉजिटिव आ सकता है। तो लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने बीसीजी वैक्सीन लिया है, उसका ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट किया और वो पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब नहीं है कि उसको टीबी है। नहीं जी, उसको टीबी नहीं है। ठीक है, अब उसको उसमें टीबी है कि नहीं उसका पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चेस्ट एक्सरे करना पड़ेगा। वहां पर हमें फाइंडिंग्स देखनी पड़ेंगी कि चेस्ट एक्सरे के अंदर जो फाइंडिंग्स है क्या वो टीबी के साथ मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। बाकी सिम्टम्स की हम बात कर रहे थे, एनोरेक्सिया है, वेट लॉस है, लो ग्रेड फीवर एंड चिल्स है, ठीक है, नाइट स्वेटिंग है। ये मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है जो कि आपको देखने को मिलते हैं स्टूडेंट। आज हम देखते हैं जो बचे हुए रिमेनिंग हमारे जो साइन एंड सिम्टम्स है, जो हमारे रिमेनिंग साइन एंड सिम्टम्स है, उन साइन एंड सिम्टम्स की अगर स्टूडेंट बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सब जानते हैं टीबी के अंदर खांसी रहती है, तो परसिस्टेंट कफ विथ प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्लासिकल साइन होगा इसका कि परसिस्टेंट कफ, मतलब परसिस्टेंट मतलब काफी लंबे समय तक क्या रहेगी? कफ रहेगी। साथ के साथ क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस, वहां पर प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस भी आप लोगों को क्या मिलेगा? देखने को मिलेगा जी। ठीक है, नेक्स्ट वन है म्यूकोप्लूरेंट स्पुटम प्रोडक्शन। म्यूकोप्लूरेंट स्पुटम प्रोडक्शन का मतलब है ये येलोइश कलर का स्पुटम, येलोइश कलर स्पुटम, ये होगा आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। ठीक है, येलोइश कलर स्पुटम भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसके थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ये क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि येलोइश कलर का जो स्पुटम है वो भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो हमें क्या करना है, एक रेगुलर इंटरवल में पेशेंट के स्पुटम को भी हमें चेक करना है कि क्या पेशेंट के अंदर येलोइश कलर का स्पुटम तो नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट वन आता है हमारा हेपेटाइटिस। दिस इज द क्लासिकल साइन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। याद रखना स्टूडेंट, दिस इज द क्लासिकल साइन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, क्लासिकल साइन ऑफ
साइन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। क्लासिकल साइन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस क्यों बोला जाता है? क्लासिकल साइन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये परसिस्टेंट का प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस, म्यूकोप्लूरन डिस्चार्ज, जो म्यूकोप्लूरन म्यूकस का प्रोडक्शन है वो, ये सारे जब तक सिम्टम्स डेवलप होते हैं तब तक कोई भी इंडिविजुअल हेल्थ केयर फैसिलिटीज को असिस्ट नहीं करता। तब देखते हैं कि हाँ ठीक है, नॉर्मल खांसी है, ठीक हो जाएगी, नॉर्मल खांसी है, ठीक हो जाएगी। बट जब ये कंडीशन आ जाती है हेमेप्टाइटिस, उस कंडीशन के अंदर इंडिविजुअल देखता है कि नहीं ये नॉर्मल खांसी नहीं है, तब जाकर के वो टीबी के लिए इलाज के लिए जाते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज को असिस्ट करते हैं, फिर जाकर के उनको पता लगता है कि उनको टीबी है, देन उनका ट्रीटमेंट शुरू होता है। तो हेमेप्टाइटिस का मीनिंग क्या होगा? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हेमेप्टाइटिस का मीनिंग होगा ब्लड इन पुटम, ब्लड इन पुटम। पुटम के अंदर अगर ब्लड आ रहा है इंडिविजुअल के अंदर, पुटम के इंडिविजुअल में पुटम के साथ अगर ब्लड आ रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? हेमेप्टाइटिस बोला जाता है। नेक्स्ट वन है चेस्ट टाइटनेस एंड कफिंग। चेस्ट टाइटनेस एंड कफिंग, खांसी कंटिन्यूअस ही रहेगी इसमें, ठीक है। एसिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक है, कुछ केसेस हैं वो एसिम्टोमेटिक भी रह सकते हैं। लंग्स के एक्सकल्टेशन साउंड करेंगे, लंग्स को अगर हम एक्सकल्टेट करेंगे तो उस समय टीबी के अंदर हमें क्रेकल्स और प्लूरल इफ्यूजन के साइन एंड सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे। क्रेकल्स एंड प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लूरल इफ्यूजन? प्लूरल इफ्यूजन का मीनिंग होगा कलेक्शन ऑफ फ्लूइड। क्या मीनिंग हो? कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, collection of fluid in between parietal and visceral pleura। पेराइटल और विस्कुलर प्लूरा के बीच में जब कलेक्शन हो जाता है, फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? प्लूरल इफ्यूजन कहलाती है। आप लोग इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा ताकि आपको ये आगे भी काम आ सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू बन सकता है, जो भी बिहार सीएचओ वगैरह की जो एग्जाम हो सकते हैं उनमें आप लोगों को देखने को मिल सकता है एमसीक्यू। इस एमसीक्यू के अंदर आपको देखने को मिलेगा, आपसे पूछा जा सकता है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कितना होता है? 2 to 12 डेज, 2 to 12 वीक, 2 to 12 वीक, मतलब कि 14 दिन से लेकर के 3 मंथ, 14 दिन से लेकर के 3 मंथ तक का क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और इस इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान जो बैक्टीरिया है वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इंटर करते हैं, इंटर करके वो अपने आप को फेवरेबल कंडीशन मिलने पे वो क्या करते हैं? अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, रिप्लिकेशन करते हैं, साथ के साथ वो क्या कर देते हैं? फिर डिजीज कॉज कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन के दौरान वो कॉलोनाइजेशन करता है, कॉलोनीज बनाता है, और साथ के साथ अपना नंबर है उसको भी वो इंक्रीज करता जाता है। तो ये होता है टीबी के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डायग्नोस्टिक टेस्ट। आई होप आप लोगों को अब तक की क्लासेस समझ में आई होंगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। तो टीबी के डायग्नोस्टिक टेस्ट की अगर स्टूडेंट्स हम बात करें, टीबी के डायग्नोस्टिक टेस्ट की अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो टीबी के जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होंगे स्टूडेंट, उन डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर क्या है? उन डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, उन डायग्नोस्टिक टेस्ट में सबसे पहले आता है चेस्ट एक्सरे। सबसे पहले क्या आता है? चेस्ट एक्सरे। ये इज द मोस्ट कॉमन टूल फॉर डायग्नोसिस। यहाँ से आप टीबी सस्पेक्ट कर सकते हो, नॉट ए कंफर्मेटिव। ठीक है, यहाँ पे साफ लिखा है मैंने कि नॉट एन डेफिनेटिव डायग्नोसिस। ये डेफिनेटिव डायग्नोसिस नहीं है। मतलब ये नहीं कि आप टीबी, आप किसी पेशेंट का एक्सरे करवा रहे हो और एक्सरे करवा करके आप ये कह रहे हो, अपने फाइंडिंग्स देखी कि हाँ जस्ट लाइक टीबी लग रही है, तो आप क्या करोगे? उसको टीबी डायग्नोस। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक्सरे सिर्फ आपको सजेस्टिव फाइंडिंग देता है। एक्सरे प्रोवाइड ओनली, एक्सरे ओनली प्रोवाइड only provide suggestive finding, only provide suggestive findings for the
फॉर द ट्यूबरक्लोसिस, मतलब कि एक्सरे केवल ट्यूबरक्लोसिस के लिए सजेस्टिव फाइंडिंग्स प्रोवाइड करता है. इट्स नॉट एन डेफिनेटिव डायग्नोसिस. इट्स नॉट एन डेफिनेटिव डायग्नोसिस. ये एक डेफिनेटिव डायग्नोसिस नहीं. स्टूडेंट्स, इस बात को हमेशा याद रखना है. ये आप लोगों के लिए एक की फीचर्स काम करेगा यहाँ. इट्स नॉट एन डेफिनेटिव डायग्नोसिस बट द प्रेजेंस ऑफ मल्टीनोड्यूलर इनफिल्ट्रेट विथ कैल्सिफिकेशन इन अपर लोब सजेस्टिव ट्यूबरक्लोसिस. यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आएगी. यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आई है कि पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स इन ट्यूबरक्लोसिस की पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स क्या होंगी ट्यूबरक्लोसिस के अंदर. अगर आपसे कोई पूछता है, ठीक है, तो उस समय आप आंसर कर सकते हो कि पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स है वो क्या फाइंडिंग्स होंगी ट्यूबरक्लोसिस के अंदर. जब ट्यूबरक्लोसिस हो रहा है किसी इंडिविजुअल को, उस कंडीशन के अंदर क्या पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स. तो पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स की अगर स्टूडेंट्स में बात करूं आप लोगों के साथ, ठीक है, पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स की अगर आप बात करते हो स्टूडेंट्स, तो पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स की बात करूं तो क्या मिलेंगे. एक्सरे शो, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा. एक्सरे शो क्या शो करेगा. एक्सरे मल्टी नोड्यूलर इनफिल्ट्रेट with calcification. Multinodular infiltrate with calcification in the upper lobe. ठीक है, अपर लोब क्यों. क्योंकि अपर लोब के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है बजाय लोअर लोब के. इसी वजह से क्या होता है, मोस्ट कॉमनली जो ट्यूबरक्लोसिस होता है वो लंग्स के अपर लोब के अंदर ही देखने को आपको मिलेगा. क्योंकि अपर लोब में क्या होता है, ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो काफी ज्यादा होता है. उसी कारण मोस्टली वहां से आपको अपर लोब में टीबी के जो बैक्टीरिया थे वो ज्यादा जल्दी ग्रो कर पाते हैं. ठीक है, तो एक्सरे की फाइंडिंग है. तो एक्सरे की फाइंडिंग्स की बात करें तो एक्सरे एक डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक नहीं है. एक्सरे एक डेफिनेटिव डायग्नोसिस नहीं है. बट द प्रेजेंस ऑफ मल्टीन्यूक्लियर इनफिल्ट्रेट विद कैल्सिफिकेशन इन अपर लोब सजेस्टिव ट्यूबरक्लोसिस, ये ट्यूबरक्लोसिस के बारे में सजेस्ट करता है. यहाँ से आप लोगों का एमसीक्यू बन सकता है कि ट्यूबरक्लोसिस की पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स है वो क्या हो सकती है, उनके बारे में अगर आप कोई पूछे. तो पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स की अगर स्टूडेंट्स में बात करूंगा आप लोगों से, तो क्या मिलेगा, मल्टीनोडुलर इनफिल्ट्रेट विद कैल्सिफिकेशन इन द अपर लोब ऑफ द लंग, इट सजेस्टिव ऑफ ट्यूबरक्लोसिस. नेक्स्ट है क्वांटिफेरॉन टीबी गोल्ड टेस्ट. ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है टीबी गोल्ड टेस्ट. टीबी गोल्ड टेस्ट का दूसरा नाम क्या है, टीबी गोल्ड टेस्ट का दूसरा नाम है स्टूडेंट्स क्वांटिफेरॉन टीबी टेस्ट. ठीक है, क्वांटिफेरॉन टीबी टेस्ट. क्वांटिफेरॉन टीबी टेस्ट है. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो ये क्या है, ब्लड टेस्ट किया जाता है. क्वांटिफेरॉन टीबी गोल्ड टेस्ट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टीबी गोल्ड टेस्ट. सॉरी, टीबी गोल्ड टेस्ट. तो टीबी गोल्ड टेस्ट की अगर स्टूडेंट हम बात करें तो टीबी गोल्ड टेस्ट है वो डन बाय यूजिंग क्या यूज किया जाता है, डन बाय यूजिंग ब्लड सैंपल. ऑफ पेशेंट के ब्लड सैंपल को लेकर के ये टेस्ट किया जाता है. और इसका जो मैकेनिज्म होता है, मेथड होता है, ठीक है, इसका जो मेथड होता है वो होता है आपका एलाइजा. एलाइजा का फुल फॉर्म क्या होगी, यहाँ पे एक सवाल आ सकता है आप लोगों के लिए. ठीक है, एलाइजा की फुल फॉर्म की भी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू बन सकता है. ठीक है, एलाइजा का फुल फॉर्म है वो भी आप लोगों के लिए क्या बन सकता है, एमसीक्यू. ये जो मैं एमसीक्यू बोल रहा हूँ वो पुरानी एग्जाम्स में आ चुके हैं स्टूडेंट. जो भी मैंने बोले हैं कि हाँ ये एमसीक्यू आ सकता है, तो ये पुरानी एग्जाम्स में
आ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बस फेंकी जा रही है, फेंका कुछ भी नहीं जा रहा है। जो भी कुछ है वो सारा एकदम प्रैक्टिकली हमने एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में, अपने स्ट्रगल के दौरान, और वो सारी चीज़ें हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। उसी चीज़ को थोड़ा सा आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई बनाने के लिए, आपके स्ट्रगल में आपका साथ देने के लिए मेडिको नर्सिंग क्लासेज ने ये यूट्यूब चैनल है वो स्टार्ट किया था। साथ के साथ में उस यूट्यूब चैनल पे आपके लिए क्रैश कोर्स डिजाइन किया है। तो एलाइजा का फुल फॉर्म की बात करते हैं तो एलाइजा का होता है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म होती है, एलाइजा की फुल फॉर्म यही होती है, ठीक है। ELISA, एलाइजा की फुल फॉर्म हो चुकी है स्टूडेंट। ये प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, थोड़ा सा आप इसको नोट करते हुए चलिए। तो टीबी गोल्ड टेस्ट ब्लड से किया जाता है, और एलाइजा की मेथड के थ्रू क्या किया जाता है, इंडिविजुअल के अंदर देखा जाता है कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं है। ये सारी चीजें उसके अंदर ऑब्जर्व की जाती हैं। नेक्स्ट वन आता है स्टूडेंट, स्पुटम कल्चर की बात करते हैं। नेक्स्ट वन आता है आपका स्पुटम कल्चर। नेक्स्ट वन जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है स्पुटम कल्चर, ठीक है। स्पुटम कल्चर लगभग ये माना जाता है कि इट इज एन कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर ट्यूबरक्लोसिस। क्या माना जाता है? इट इज एन कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर ट्यूबरक्लोसिस। इट इज एन कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर ट्यूबरक्लोसिस। स्पुटम कल्चर, कल्चर में अगर बैक्टीरिया शो हो गया इसका मतलब बैक्टीरिया वहां प्रेजेंट है। कंफर्मेटिव, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द टीबी। टीबी के लिए कंफर्मेटिव टेस्ट होता है, ठीक है। कौन सा? स्पुटम कल्चर। क्योंकि स्पुटम कल्चर के अंदर हम क्या करते हैं, एसिड फास्ट स्मेयर बनाते हैं। एसिड फास्ट स्मेयर बना करके क्या करते हैं हम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक एसिड फास्ट बेसिलाई है। एसिड फास्ट बैक्टीरिया बोल सकते हैं, बेसिलाई बोल सकते हैं। माइकोबैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्या है? एसिड फास्ट बेसिलाई। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्या है? एसिड फास्ट, एसिड फास्ट बेसिलाई, ठीक है जी। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एसिड फास्ट बेसिलाई बोला जाता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को, ठीक है। तो स्पुटम कल्चर की अगर हम बात करें तो एसिड फास्ट स्मेयर के थ्रू इसमें टेस्ट किया जाएगा। ध्यान रखने की बात यह है कि स्पुटम कल्चर हमेशा, स्पुटम कल्चर के लिए जो भी आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हो वो पेशेंट को एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग स्टार्ट होने से पहले आपको कलेक्ट करना है, ठीक है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है मतलब स्पुटम सैंपल आर ऑब्टेन इफेक्टिवनेस ऑफ द मेडिकेशन, ठीक है। पहली चीज तो आपको क्या करना है, कोई भी एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट करने से पहले हमें क्या लेना है, बिफोर एनी एंटीबायोटिक थेरेपी, बिफोर एनी एंटीबायोटिक थेरेपी, कोई भी एंटीबायोटिक थेरेपी लेने से पहले हमें क्या करना है, स्पुटम कल्चर के लिए जो सैंपल है वो कलेक्ट करना है। क्यों करना है? वो इसलिए करना है स्टूडेंट, क्योंकि अगर आप एंटीबायोटिक थेरेपी अगर किसी पेशेंट को देते हो तो वो एंटीबायोटिक थेरेपी इतना तो काम करेगी कि कुछ नंबर ऑफ बैक्टीरिया को तो वो डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो इसलिए जैसे ही आप पेशेंट को एंटीबायोटिक थेरेपी दोगे तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है, जो इफेक्टिवनेस थी बैक्टीरिया की, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इफेक्टिवनेस कम होने की वजह से हो सकता है कि आपका जो रिजल्ट की जो फाइंडिंग्स है उनके अंदर एरर आने के चांसेस होते हैं, पहली चीज। दूसरा, बिफोर स्टार्टिंग द एटीटी, बिफोर स्टार्टिंग द एटीटी, बिफोर स्टार्टिंग द एटीटी, बिफोर स्टार्टिंग एटीडी, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, याद रखना
क्या बोलते हैं, एटीडी को एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग बोला जाता है। दूसरी चीज, मेडिकेशन जब हमने पेशेंट को दे दी है, जब हमने पेशेंट को एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हम वो स्टार्ट कर दिए हैं, जब हमने पेशेंट को क्या कर दिए, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हम वो स्टार्ट कर दिए, तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए भी हम क्या करेंगे, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग की जो इफेक्टिवनेस है उसको चेक करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, हम एक रेगुलर इंटरवल के ऊपर स्पुटम कल्चर का सैंपल लेंगे और उससे कल्चर करेंगे, ताकि हमें ये पता चलता रहे कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है उनकी इफेक्टिवनेस हो रही है कि नहीं है। देखिए, आफ्टर मेडिकेशन आर स्टार्टेड, sputum sample are obtained against the determine the again to determine the effectiveness of the medication। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है स्टूडेंट आप लोगों के लिए, ठीक है, एमसीक्यू ठीक है। तो जब भी पेशेंट को एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग स्टार्ट हो जाती हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, पेशेंट का एक रेगुलर इंटरवल के ऊपर हमें क्या करना है, स्पुटम सैंपल लेना है, उसको कल्चर करना है, कल्चर करके हमें देखना है कि इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिकेशन है कि नहीं है। नेक्स्ट है कि अगर पेशेंट, जब आपका पेशेंट रेगुलर इंटरवल के ऊपर रेगुलरली ट्रीटमेंट को कंज्यूम कर रहा है, रेगुलर ट्रीटमेंट ले रहा है, उसमें कोई एक दिन का भी दवाई अगर मिस नहीं किया है, अगर ऐसा हुआ है, ऐसा वो कर रहा है और अब आप सैंपलिंग ले रहे हो, तो नॉर्मली क्या होता है, 3 मंथ के बाद, रेगुलर इंटरवल के बाद, अगर आप कंटिन्यू ट्रीटमेंट के बाद क्या होता है, 3 महीने के बाद जो इंडिविजुअल है वो नेगेटिव कल्चर शो करने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, मतलब नेगेटिव कल्चर अफेक्टिव 3 मंथ ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है, नेगेटिव कल्चर आने शुरू हो जाते हैं। जो स्पुटम कल्चर है उसके अंदर बैक्टीरिया आपको नहीं मिलेगा, अगर इंडिविजुअल ने, कंडीशन ये है कि अगर इंडिविजुअल ने वो जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है वो एक लंबे समय एक रेगुलरली है, नॉट इंटरवल, रेगुलरली अगर उसने ट्रीटमेंट के साथ अगर वो अडेयर रहा है, स्टिक रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर 3 महीने के अंदर उसके स्पुटम से जो बैक्टीरिया है वो नहीं होंगे और स्पुटम का जो कल्चर है वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और जैसे ही स्पुटम कल्चर नेगेटिव आ जाता है, अगर 3 महीने तक अगर आपने ट्रीटमेंट लिया, हमें पेशेंट को एजुकेट करना है, अगर आप कंटिन्यूसली 3 महीने तक ट्रीटमेंट लेते हो तो आपका स्पुटम कल्चर है वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव 3 महीने के बाद। साथ के साथ यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक चीज और होगी, जो इन्फेक्शन इन्फेक्शन के स्प्रेड करने की जो रेट थी वो क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। मतलब अगर कोई इंडिविजुअल 3 महीने तक लगातार ट्रीटमेंट ले रहा है, लगातार वो अगर अपनी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स को ले रहा है बिना किसी डोज को मिस किए हुए, तो उस कंडीशन के अंदर 3 महीने के बाद आपका जो पेशेंट है उसके जो स्पुटम कल्चर है वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव आने का मतलब कि जब आप स्पुटम को कल्चर करोगे तो उस कंडीशन के अंदर आपको वहां पर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वो नहीं मिलेगा। जब आप एसिड फास्ट स्मेयर के थ्रू चेक करोगे तो भी आपको क्या नहीं मिलेगा, वहां पे एसिड फास्ट बैसिलाई यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वहां पर आपको नहीं मिलेगा। मतलब कि नेगेटिव शो करेगा, आपका जो स्पुटम कल्चर है वो क्या शो करेगा, नेगेटिव। की स्पेशल को तो टीबी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, उसको टीबी है, लेकिन जो बैक्टीरिया है उसको हमने क्या कर लिया, ट्रीटमेंट दिया, 3 महीने तक पेशेंट ने कंटिन्यू लगातार दवाइयां ली, उससे उसका कंट्रोल होगा। साथ के साथ अगर जो पल्मोनरी जो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म के थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू, अगर ड्रॉपलेट के थ्रू पेशेंट क्या कर सकता था, वन पर्सन टू अनदर पर्सन क्या कर रहा था, स्प्रेड कर पा रहा था, क्या कर पा रहा था, इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सकता था। लेकिन अगर वो 3 महीने तक लगातार दवाइयां लेता है तो उसके बाद वो ये काम, मतलब उसका जो एयरबोर्न ट्रांसमिशन होगा टीबी का, वो उस पेशेंट के द्वारा तो कम हो जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मान लीजिए मुझे टीबी है, मैंने 3 महीने तक लगातार ट्रीटमेंट लिया है, तो मेरा स्पुटम कल्चर तो नेगेटिव आ ही जाएगा। साथ के साथ में अब मुझे मास्क लगाने की भी ज्यादा जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मास्क जो के थ्रू स्नीजिंग हो रही है, पेशेंट को कपिंग हो रही है, उनके थ्रू जो ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं, उन ड्रॉपलेट्स के थ्रू अब वो पेशेंट टीबी नहीं फैला सकता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो टीबी नहीं फैला सकता। मतलब उसकी जो इन्फेक्शन की जो रेट है वो क्या हो चुकी है स्टूडेंट, कम हो चुकी होती है। नेक्स्ट वन आता है आपका ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। नेक्स्ट वन आता है आपका ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। अच्छा सा टॉपिक है,
इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही क्रैश कोर्स की क्लासें आपके नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रही होंगी। प्लीज डू कंसीडर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।